हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से व्हीकल्स कवर होते हैं, कवरेज क्या क्या मिलता है, थर्ड पार्टी रिस्क क्या होता है, उसके अलावा कौन कौन से इंश्योरेंस प्लान जो है वो लिए जा सकते हैं मोटर इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है मोटर इंश्योरेंस एक्ट। दिस पार्ट वी ऑलरेडी हैव कवर्ड। आज हम टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन सी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की जा सकती हैं। तो सबसे पहले आता है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, या इसे एक्ट ओनली पॉलिसी भी कहा जाता है। तो एक्ट ओनली पॉलिसी को हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी व्हीकल को ड्राइव अगर आप करते हो तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। ये वही टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी इज मैंडेटरी एज पर इंडियन लीगल सिस्टम। हमने डिस्कस किया है कि ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अगर किसी के आपके व्हीकल से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे कॉम्पनसेट करते हो, लेकिन कॉम्पनसेट तभी कर पाते हो जब आपने इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, तो कंपनी आपके बिहाफ पर उस पर्सन को कॉम्पनसेट कर देती है। ठीक है, सेक्शन 146(1) है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट का, जो मैंने आपको कहा था 1988 में ये कंपल्शन आया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं किया जा सकता है। नो वन कैन यूज़ अ व्हीकल एट अ पब्लिक प्लेस विदाउट दिस पॉलिसी। ठीक है, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी में कवर क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। कि अभी हमने डिस्कस किया कि थर्ड पार्टी को होने वाला जो भी डैमेज है वो इसमें कवर किया जाता है। तो फर्स्ट जो डैमेज है वो है डैमेज टू थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे हमने उस दिन एग्जांपल किया था कि ए की व्हीकल से अगर बी के व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो बी के व्हीकल को जो भी लॉस होगा उसे ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यानी कि बी को होने वाला जो भी प्रॉपर्टी का लॉस है, व्हीकल का लॉस है, वो एक तो इसमें कवर हो जाता है। दूसरा, डेथ और बॉडीली इंजरी है अगर थर्ड पार्टी की, मान लो उस केस में बी जो है, जो थर्ड पार्टी था हमारे लिए, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो हैविली इंजर्ड हो जाता है तो वो कॉम्पनसेशन भी ए को पे करना पड़ेगा। या फिर बी जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, अब वो काम करने की सिचुएशन में नहीं है, अभी उसकी लाइफ जो है वो कैसे चलेगी, तो वो सारा लॉस भी व्हीकल ऑनर को, जो जिसके व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उसे ही पे करना पड़ता है। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में भी पेमेंट होती है। और एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल और ऑनर ड्राइवर। ठीक है, अगर ड्राइवर की डेथ हो जाती है उस केस में जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका भी जो है वो इंश्योरेंस कवर होता है। देखो ये लास्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल ऑनर ड्राइवर, यानी कि उस केस में अगर ए की डेथ हो जाती है या फिर ए के ड्राइवर की भी डेथ हो जाती है, जो हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था। ए फर्स्ट पार्टी था, बी थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी थी हमारी कंपनी। तो हम अभी ये जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस कर रहे हैं ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हालांकि ए को होने वाला लॉस तो ओन डैमेज में कवर होता है, लेकिन एक पार्ट है जो थर्ड पार्टी पॉलिसी में कवर होता है ए के रिगार्डिंग, और वो है अगर ए की डेथ हो जाती है या ए का ड्राइवर उस समय गाड़ी को चला रहा था तो ए के ड्राइवर की अगर डेथ हो जाती है तो वो लॉस जो है वो थर्ड पार्टी में कवर होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल ऑनर, यानी कि या तो ए की डेथ हो जाती है या फिर ए के ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो वो लॉस भी इसमें कवर होता है। उसके अलावा अगर परमानेंटली डिसेबल ए या ए का ड्राइवर तो भी कवर होता है, और एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो वो तो कवर होता ही है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी को होने वाले दोनों तरह के लॉस, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे वो लाइफ का हो, कवर होता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्टी है यानी कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है, उसका जो लॉस है वो सिर्फ लाइफ का ही है, यानी कि पर्सन का ही लॉस कवर होता है, प्रॉपर्टी का लॉस कवर नहीं होता। यानी कि अगर ए के व्हीकल को डैमेज होता तो वो थर्ड पार्टी पॉलिसी में नहीं आता है। थर्ड पार्टी पॉलिसी में कौन सी दो चीज़ें आती हैं, पहली तो
बी के रिगार्डिंग बात करते हैं। बी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो दोनों तरह का लॉस कवर होता है, प्रॉपर्टी का भी और पर्सन का भी। यानी कि अगर बी के व्हीकल को लॉस होता है तो वो भी कवर होगा, और अगर बी की लाइफ को रिस्क है या डेथ हो जाती है बी की तो वो भी कवर होगा। लेकिन ए के केस में सिर्फ लाइफ वाला पार्ट कवर होता है, पर्सन वाला पार्ट कवर होता है, प्रॉपर्टी वाला पार्ट कवर नहीं होता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पॉलिसीज़ की और लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। ये सेक्शन 147 है जो हमें बताता है कि ये पॉलिसी एक ऑथराइज्ड इंश्योरर के थ्रू हमें परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। ऑथराइज्ड इंश्योरर हैं, जब भी आप कोई व्हीकल परचेज़ करने जाते हो तो जो व्हीकल सेल कर रहा होता है वही आपको सजेस्ट कर देता है कि आप ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आप कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो आप ऑथराइज्ड इंश्योरेंस से हमेशा ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज़ करते हो। नेक्स्ट आता है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। आपको पता ही है अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए वरना फ़ाइन लग जाता है। तो जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो हमें उसका सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी, किस एक्सटेंट तक वो लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, वो उस इंश्योरेंस में मेंशन होता है, जो हम कभी ध्यान से नहीं देखते हैं, बट एवरीथिंग इज़ रिटन इन दैट इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो आपको दिया जाता है कि कितनी लायबिलिटी जो है कवर होती है। और अगर नहीं दिया है तो हमें एजेंट से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है कितना डैमेज कवर करता है जो इंश्योरेंस हम खरीद रहे हैं। जनरली हम ये बात पूछते ही नहीं है एजेंट से, हम सिर्फ इंश्योरेंस लेते हैं और उसे लेकर अपने व्हीकल में रख देते हैं बस कि हमने इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया। बट एक्चुअली हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस हम परचेज़ कर रहे हैं किस एक्सटेंट तक ये कंपनी जो है वो लॉस को एक्सेप्ट करती है। तो बेसिकली वो जो एक्सटेंट है अमाउंट का वो भी पता होना चाहिए। वैसे तो इन केस ऑफ डैमेज अगर थर्ड पार्टी को होता है तो 6000 तक का डैमेज जो है हम कवर कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम 6000 से ज़्यादा का कवरेज लेते हैं तो देखो 6000 रुपीज़ तो बहुत कम अमाउंट है। तो अगर हम चाहें तो इस अमाउंट को 7,50,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए। नॉर्मल प्रीमियम पे करते हैं तो 6000 तक का कवरेज मिलता है, लेकिन अगर मान लो 4 व्हीलर है कोई हमारे पास और हम 7,50,000 तक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके वो कवरेज भी मिल सकता है। और 1,50,000 रुपीज़ मिल सकता है हमें 2 व्हीलर के लिए अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर देंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी कवरेज एक्चुअली हमारे इंश्योरेंस में कितना है, ताकि अगर हमें लगे कि ये बहुत कम है तो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उस कवरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि हम जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं उसमें किस अमाउंट तक वो कवरेज कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ क्लास एंड क्लासेस ऑफ पर्सन्स शुड बी स्पेसिफाइड कि आप किन किन लोगों को लॉस होगा तो कंपनी जो है वो पे करेगी। वो एक्सटेंट ऑफ क्लासेस ऑफ पर्सन भी स्पेसिफाई होता है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर मतलब है मान लो अगर कोई एक ट्रक का ऑनर है, अब वो तो ट्रक नहीं चलाएगा ना, उसने तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ होगा जो उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता होगा। तो अगर उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसकी वजह से हुआ है तो वो उसको भी तो पे करेगा। तो इन दैट केस ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में कि किन क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन्स को इंक्लूड किया। जैसे कई बार गाड़ी में मान लो एक सिंगल पर्सन नहीं है बल्कि और लोग भी जा रहे हैं उस गाड़ी के अंदर, तो क्या वो सारे कवर होते हैं या सिर्फ ड्राइवर का कवरेज आपको दिया गया है। सो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये जो कवरेज आपको दिया गया है ये किस एक्सटेंट तक दिया गया है, सभी पर्सन्स के लिए दिया गया है या कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए दिया गया है। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। लायबिलिटी इन केस ऑफ एनी पैसेंजर ऑफ अ पब्लिक सर्विस, अगर हम पब्लिक सर्विस किसी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है या बॉडीली इंजर हो जाता है, तो क्या वो कवरेज आपको इस थर्ड पार्टी में दिया गया है या नहीं। दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर इन द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कि क्या वो कवरेज भी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी या नहीं। इज दैट क्लियर। तो ये सब कुछ बड़ा क्लियर होना चाहिए जब भी हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज करते हैं। अमाउंट कितना होगा, कौन से पर्सन्स कवर होंगे, सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और वो इंश्योरर ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब है क्या इस पॉलिसी में कवर नहीं होता है, ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। थर्ड
पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर नहीं होता है। तो पहला है डैमेज इनकर्ड आउटसाइड द जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया का मतलब है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हिसार में कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज किया और आप इंडिया के बाहर जाकर अगर ड्राइव कर रहे हो तो कंपनी आपको जो है वो पेमेंट कर देगी। तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि ये जो इंश्योरेंस है ये किन किन एरियाज़ में एप्लीकेबल होता है। अगर ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है तो आप कहीं भी इंडिया में ड्राइविंग कर रहे होगे तो ये कवरेज आपको मिलेगा, आउटसाइड इंडिया नहीं मिलेगा। तो वो कवरेज जो है वो गिवन होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाहर अगर कभी भी एक ड्राइविंग से एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी से तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, अगर आप उस जोग्राफिकल एरिया के बाहर ड्राइव कर रहे हो जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि किन जोग्राफिकल एरियाज़ की बात आपके इंश्योरेंस में की गई है। नेक्स्ट आता है डैमेज अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पीरियड में आप अपने किसी काम से, मान लो आप कहीं जॉब करते हो या बिजनेस में कहीं किसी कंपनी में काम करते हो और उस काम की वजह से आप कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एम्प्लॉयर की हो जाती है। तो एम्प्लॉयर पे करेगा, कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट द क्लेम। ठीक है। क्लेम आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। क्लेम आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का मतलब है, मान लो अगर मैंने एक गाड़ी परचेज की, ठीक है, उसके बाद मैंने बैंक से एक लोन लिया और उस लोन के लिए मैंने अपनी गाड़ी जो है वो प्लेज कर दी, गिरवी रख दी बैंक के पास। अभी सिचुएशन क्या है, मैंने अपनी गाड़ी बैंक के पास गिरवी रख दी है एक लोन लेने के लिए। ठीक है। अब वो गाड़ी जो है वो मान लो बैंक के पास है और बैंक का कोई एम्प्लॉई उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन इज क्लियर। गाड़ी मेरे पास नहीं है, गाड़ी किसके पास है, बैंक के पास है, और बैंक ने मुझे एक लोन दिया हुआ है जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी बैंक को दी हुई है, और बैंक का कोई एम्प्लॉय उस गाड़ी को चला रहा था और उस टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो कॉम्पनसेशन नहीं देगी, वो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो गाड़ी मान लो मेरे पास ही है और मैं ही ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैंने वो बैंक को गिरवी रख दी है, लेकिन अगर मेरी ड्राइविंग करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में कंपनी पेमेंट कर देगी। यानी कि अगर गाड़ी हमारे ही पास रहती है और हम ही चला रहे हैं, तब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कंपनी पेमेंट करती है। लेकिन अगर बैंक का कोई एम्प्लॉई उस गाड़ी को चला रहा है और वो गाड़ी बैंक के पास गिरी है तो कंपनी पेमेंट नहीं करती है। इज दैट क्लियर? एनी कॉन्सिक्वेंटियल लॉस इन द सेंस कि कई बार क्या होता है ना, हम अपनी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पार्क कर देते हैं कि जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है, चाहे वो इंटेंशनली था या गलती से आपने वहाँ पार्क कर दी थी अपनी व्हीकल। तो उस केस में अगर कोई लॉस हो जाता है तो कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने अपना व्हीकल गलती से किसी ऐसे एरिया में पार्क कर दिया जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर इंजन जो है आपके व्हीकल का वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से व्हीकल का लॉस हो गया, तो कंपनी इस केस में कॉम्पनसेशन नहीं देगी, क्योंकि ये जो एक्ट है ये आपके पार्ट ऑफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंट लॉस मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है, एक्चुअली वो एक्सीडेंट से या किसी और रीज़न की वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिल की वजह से नहीं हुआ है जो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है। इज दैट क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें कवर नहीं होते हैं। कौन से पार्ट कवर नहीं होते हैं? वन इज़ अगर आप जोग्राफिकल एरिया के बाहर ड्राइव कर रहे हो और मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर एम्प्लॉयर के काम से आप कहीं बाहर जा रहे हो उस केस में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, अगर हम अपना व्हीकल गिरवी रख देते हैं उस केस में मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई, और एक कॉन्सिक्वेंट लॉस, अगर उस प्रिल की वजह से होता है जो प्रिल आपके इंश्योरेंस पार्ट में कवर नहीं है तो आपको कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है वो कवरेज नहीं मिलती है इसमें। नेक्स्ट आता है पॉलिसी कंडीशंस। पॉलिसी कंडीशंस मतलब जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदते हो तो किन किन चीज़ों को आप फॉलो अप करते हो। तो सबसे पहले आता है नोटिस टू कंपनी। दैट मीन्स अगर कोई इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंपनी को इन्फॉर्म करें कि इस तरह से एक मिस हैपनिंग हो गई है, सो नाउ वी शुड बी रेडी टू पे द कॉम्पनसेशन इन दैट केस। ठीक है। प्रॉमिस ऑफ पेमेंट और इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मैंने कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो मैं बी को प्रॉमिस कर दूंगी कि ठीक है एक्स वाई कंपनी आपको मेरी बिहाफ पे पेमेंट कर देगी। नो, मैं अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉमिस बी को नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कंपनी अपने आप डिसाइड करेगी कितना कॉम्पनसेशन देना है या नहीं देना है, या फिर जो पार्ट बच गया है उस पर कंपनी का राइट हो जाएगा, तो कंपनी डिसाइड करेगी। आप और मैं ये बात
प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को कि ठीक है हम आपको पेमेंट दिला देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है इंश्योर्ड लायबिलिटी फॉर एफिशिएंट कंडीशन ऑफ व्हीकल। देखो इंश्योरेंस लिया है अगर हमने, तो ये हम ऐसा नहीं है व्हीकल का इंश्योरेंस लेने के बाद फिर हम केयरलेस हो जाएंगे, नहीं। हम व्हीकल की वैसे ही टेक केयर करेंगे जैसे हमने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, बहुत ध्यान रखेंगे, उसे सेफली ड्राइव करेंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो अप करना है। तो ये इंश्योर्ड की यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्हीकल को ठीक कंडीशन में रखे, प्रॉपर उसकी टेक केयर करे। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। अगर कंपनी चाहे तो कैंसिल कर सकती है पॉलिसी को किसी भी टाइम पे, बस उसे 7 डेज़ का नोटिस जो है वो इंश्योर्ड को भेजना पड़ेगा कि हम आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्रीमियम लाइक 100 रुपीज़ रख के और बाकी सारा प्रीमियम भी वापस कर देती है, क्योंकि ये कंपनी कैंसिल कर रही है पॉलिसी, इंश्योर्ड कैंसिल नहीं कर रहा है। जब भी कंपनी पॉलिसी कैंसिल करती है तो उसे प्रीमियम के पैसे वापस करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत पैसे वो अपने लाइक स्टेशनरी के या जो भी उनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हुआ है उसे रख लेती है, बाकी सारा प्रीमियम जो है कंपनी वो वापस पे कर देती है अगर कंपनी पॉलिसी को कैंसिल कर रही है। नेक्स्ट आता है डबल इंश्योरेंस। अगर एक पर्सन ने सेम व्हीकल के लिए 2 इंश्योरेंस लिए हुए हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों से पेमेंट ले सकता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम किसी भी इंश्योर्ड को प्रॉफिट की सिचुएशन में नहीं लेकर आते हैं, जो लॉस हुआ है सिर्फ उसी को कवर करें। तो डबल इंश्योरेंस के केस में कंपनी सिर्फ वही कॉम्पनसेशन पे करेगी जो उसके प्रोपोर्शन में आएगा। अगर 2 कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली दोनों कंपनीज पेमेंट करेंगी। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन। ये हमने पहले लास्ट फायर इंश्योरेंस में डिस्कस किया था कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में किसी भी पॉइंट को लेकर, तो इंश्योरेंस लेने के टाइम पे ना दोनों एक बात डिसाइड करते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर एक मीडिएटर होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में। तो इंश्योरेंस लेने के टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करेगी या इंश्योर्ड अपॉइंट करेगा, या दोनों अगर अग्री करते हैं किसी एक पर्सन पे तो कौन और कैसे अपॉइंट किया जाएगा। वो मीडिएटर जो उन दोनों के बीच में सुलह करा देगा, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, अगर किसी बात को लेकर किसी पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर दोनों एक पर्सन पर अग्री नहीं होते हैं तो फिर 3 लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है, आर्बिट्रेटर 3 हो जाएंगे फिर, एक जो इंश्योर्ड बनाएगा अपॉइंट करेगा, एक इंश्योर्ड की तरफ से, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और ये जो दोनों अपॉइंट हो जाएंगे ये मिलकर तीसरा अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो 3 आर्बिट्रेटर का एक पैनल बन जाएगा। तो ये सब कुछ पॉलिसी कंडीशंस में लिखा रहता है कि अगर अपॉइंट होगा तो कैसे होगा, कौन अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट ऑफ क्लेम। मतलब अगर मान लो कंपनी ने, आपने अप्लाई किया क्लेम के लिए और कंपनी ने देने से मना कर दिया और आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया 12 महीने तक, 12 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया और आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि कंपनी क्लेम नहीं पे करने वाली है। तो आप, ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद कंपनी के ऊपर केस कर दो कि कंपनी ने हमें क्लेम नहीं दिया। तो 12 मंथ्स का टाइम होता है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है कंपनी के डिसीजन से तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो 12 मंथ्स के बाद तो फिर हम उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो हमारे पास कंपनी के डिसीजन के आने के बाद 12 मंथ्स का टाइम होता है जिसे हम फर्दर जो है क्लेम के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी पॉलिसी लेते हुए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वो दोनों ही पूरी करेंगे। इंश्योर्ड भी उसे पूरा करेगा और इंश्योरर भी उसे पूरा करेगा, ताकि जब क्लेम का टाइम आएगा तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो किसी तरह का, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी। वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी इन द सेंस कि अगर मान लो अगर एक पर्सन ने 1 जनवरी को पॉलिसी ली, मान लो एक साल के लिए ली है फॉर एग्जांपल, 31 दिसंबर को उसकी वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर मान लो इन बिटवीन द ईयर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, मान लो 31 जुलाई को उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो 1 जनवरी को उसने पॉलिसी ली, वैसे ये 1 ईयर की पॉलिसी है तो 31 दिसंबर तक चलनी चाहिए थी, इन बिटवीन 31 जुलाई को उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो सिर्फ ये पॉलिसी 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड तक ये पॉलिसी वैलिड रहेगी, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगी। तो इन 3 महीनों के अंदर या तो ये पॉलिसी आप ट्रांसफ़र करा लो, कंपनी को इन्फॉर्म कर दो
कि जिस पर्सन के नाम पर ये पॉलिसी ली गई थी अभी वो पर्सन नहीं है, तो आप ये जो पॉलिसी है ये उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। आप 31 दिसंबर तक का वेट नहीं करो, क्योंकि अगर आप 31 दिसंबर तक का वेट करोगे तो कंपनी आपको ये कहेगी कि नहीं, वो तो 3 मंथ्स के बाद पॉलिसी ख़त्म हो गई जब वो पर्सन नहीं रहा। तो इसीलिए 3 मंथ्स तक वैलिड रहती है वो, या फिर 31 दिसंबर तक, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, तो अगर मान लो यही पर्सन नेक्स्ट फरवरी में अगर एक्सपायर होता है तो ऑब्वियसली बात है 31 दिसंबर को तो वो पॉलिसी एक्सपायर हो ही जाएगी। लेकिन अगर इन बिटवीन द ईयर वो पर्सन चला जाता है तो 3 मंथ्स तक वैलिड रहती है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो पॉलिसी ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए, वरना वो एक्सपायर हो जाती है पॉलिसी। ठीक है, सो दीज आर दी पॉलिसी कंडीशंस जो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं, फॉलो अप करते हैं। आई होप यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, उसमें क्या क्या कवर किया जाता है, क्या कवर नहीं किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और पॉलिसी कंडीशन किस तरह से फॉलो अप करनी चाहिए ताकि क्लेम लेते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सो आई होप यू आर enjoying लर्निंग एट होम। कीप लर्निंग, राइट। एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care.